AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज 74वें मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल के मुद्दे पर बात की और कहा, जल हमारे लिए जीवन और आस्था है। जल के मुद्दे पर आगे प्रधानमंत्री ने कहा, पानी पारस से ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। माघ महीने और इसके आध्यात्मिक समाज महत्व की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, रविदास जी कहते थे, करम बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस। कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भाको रविदास। अर्थात हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कल से सिद्धि तो होती ही होती है। पानी के संरक्षण के लिए हमें भी प्रयास शुरू कर देना चाहिए। 22 मार्च को विशाल जल दिवस है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, जिस पर प्रधानमंत्री ने बताया, अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया जाएगा। जल संरक्षण को प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले से जोड़ते हुए कहा, इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है, जो हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी माघ महीने में और इसके आध्यात्मिक समाज महत्व की चर्चा होती है, तो यह चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। यह नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती भी होती है। माघ महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ महीना माना जाता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से पहले तंज कसते हुए कहा था, हिम्मत है तो किसान और नौकरी की बात करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर कटाक्ष करते रहते हैं, जिसके मद्देनजर राहुल गांधी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आते हैं और अपने संबोधन में भी बेरोजगारी, कृषि कानून, देश के बजट जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र को घेरते रहते हैं। तो वहीं आज प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम में 74वां प्रसारण है, जिससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा, हिम्मत है तो कार्यक्रम में आज कृषि कानून के मुद्दे पर बात करें और देश में बेरोजगारी फैली हुई है और देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसके लिए रोजगार की बात करें। कृषि निर्यात और किसानों की आय वृद्धि की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत 728 जिलों को चयनित किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के संबंधित उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस्ड प्रोडक्ट की पहल को इस दिशा में बहुत अहम माना जा रहा है। हर जिले में किसी चिन्हित उत्पाद को बढ़ावा देने से उसकी गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलेगी, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ेगा। ऐसे चिन्हित उत्पादों के लिए अन्य देशों में बाजार तलाशना भी संभव होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि मंत्रालय ने खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय से विमर्श के बाद एक जिला एक उत्पाद की पहल के तहत उत्पादों को चिन्हित किया है। इस प्रक्रिया में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी राय ली गई है। वहीं आपको बता दें, देश भर के 728 जिलों में कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दुग्ध, मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर व मरीन सेक्टर से उत्पादों का चयन किया गया है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि इन उत्पादों को केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से क्लस्टर अप्रोच के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इससे इन उत्पादों की कीमत बढ़ने और किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। चिन्हित किए गए उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की PMMI स्कीम के तहत समर्थन मिलेगा, जिसके अंतर्गत प्रमोटर्स और छोटे उद्यमियों को इंसेंटिव दिया जाता है। इसी तरह अलग अलग विभाग अपने अपने स्तर पर इसे समर्थन देंगे। कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं के जरिए एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देगा। पहल के लागू होने से कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन का रास्ता खुलेगा और कृषि निर्यात बढ़ेगा। बता दें कि फलों के लिए 226 जिले, सब्जियों के लिए 107, मसालों के लिए 105, तिलहन के लिए 81, धान के लिए 40, दालों के लिए 25, वाणिज्यिक फसलों के लिए 22 और गेहूं के लिए 5 जिलों का चयन किया गया है। बागवानी, मत्स्य पालन एवं कुछ अन्य श्रेणी के उत्पादों का भी चयन किया गया है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, प्रधानमंत्री ने दुनिया से भारत में निवेश करने के लिए कहा है। इसके लिए हम तैयार उत्पाद को मेड इन इंडिया टैग के साथ बेच सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने कल भारतीय खिलौना मेला का उद्घाटन किया था, जिसमें स्कूली और कॉलेज के छात्र खिलौने के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग देंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा था, जैसे दुनिया में मेड इन इंडिया चीजों की मांग बढ़ रही है, वैसे हैंडमेड इन इंडिया की भी मांग बढ़नी चाहिए। इस भारतीय खिलौना मेला में 9 थीम पर आधारित प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें प्राचीन काल से भारत को जानो, इतिहास, भारतीय संस्कृति, लर्निंग, एजुकेशन, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यू जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित बच्चों ने खिलौने बनाए थे। आत्मनिर्भर भारत के तहत छात्रों ने अपनी सोच और तकनीक हुनर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय खिलौना बाजार में भारतीय मार्केट को मजबूती प्रदान की थी। तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, यह अभियान भारत को सबसे अलग करने वाला नारा है। तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, यह अभियान भारत को सबसे अलग करने वाला नारा नहीं है, बल्कि यह देश को अपने पैरों पर खड़ा करने वाला संकल्प है। यह संकल्प हमें बाकी दुनिया से और बेहतर तरीके से जोड़ेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की मूल सोच है। यह दुनिया को खुद से अलग करने वाली सोच नहीं है और ना ही भारत ही सबसे अलग होने वाला सोच है, बल्कि यह भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली सोच है, जिसमें आयात कम और निर्यात ज्यादा होगा। इसमें तमाम रोजगार पैदा होंगे, जिससे युवा पीढ़ी को और भी अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा आएगी, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आगे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 7 साल की मोदी सरकार में किसी एक मंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हम सारे काम वही कर रहे हैं जो जनता के हित में है और जो हमसे लोग चाहते हैं। भारत में शांति है और 7 साल में किसी भी राज्य में बम विस्फोट की घटना नहीं हुई। समाज के हर वर्ग के फायदे के लिए हमने काम किया, नई योजनाएं की हैं, जिसमें लोगों का जनजीवन आसान हो सके और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिले। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के जल्द कम होने की उम्मीद जताई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद वहां की राजनीति में उबाल आ गया है। वहीं राज्य में बीते 1 माह से अधिक समय से राजनीतिक सरगर्मियों में भी तेजी आ चुकी है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों में मुकाबला है, लेकिन जानकारों की राय में इस चुनाव में सीधा मुकाबला केवल भाजपा और टीएमसी के बीच में ही है। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि इस चुनाव में एक तीसरे फैक्टर के आने से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ये तीसरा फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि ओवैसी की पार्टी ने पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। ओवैसी के लिए ये चुनाव काफी बेहतर साबित हुआ। इसके बाद हैदराबाद की सियासत से दूर पार्टी को अपनी एक जगह बनाने का भी मौका मिला है। इससे ही उत्साहित ओवैसी ने उसी वक्त पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया था। अब जबकि मतदान की तारीख तय हो चुकी है, तो ओवैसी फैक्टर की हर तरफ चर्चा हो रही है। आपको बता दें, इस फैक्टर को यहाँ की राजनीति का एक दिलचस्प फैक्टर मानकर चल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह का कहना है कि ओवैसी फैक्टर को इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में होने वाले बिखराव को लेकर भी अहम माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, प्रदीप सिंह का कहना है कि यहाँ पर टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक पर काफी असर है। इसके अलावा इस वोट बैंक पर कुछ असर दूसरी पार्टियों का भी है। अब ओवैसी के इस चुनाव में आने के बाद इस वोट बैंक में सेंध लगना तय है। उनके मुताबिक इस वोट बैंक में सेंध लगने का नुकसान जहां सबसे अधिक तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, वहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। भाजपा यहां पर टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज बनकर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की, वो सीटें पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की समीप है। यही वजह है कि जानकार इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर इन इलाकों में कुछ जगह बना सकता है। बिहार की सीमा से लगे मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी फैक्टर का असर हो सकता है, लेकिन इस फैक्टर की खास बात यह है कि इसके पास होने के लिए कुछ नहीं है। लिहाजा यहाँ पर यदि इस पार्टी के हाथ कुछ भी लगता है तो वो इसके लिए फायदा ही होगा। वहीं जानकार जहाँ इस चुनाव को भाजपा और टीएमसी के बीच होता मान रहे हैं, IMIM का मानना है कि इस चुनाव में उनका सीधा मुकाबला टीएमसी से है। आपको बता दें कि ओवैसी को यहाँ पर पिछले दिनों चुनावी रैली की इजाजत नहीं दी गई थी। इसको लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की है। आंध्र प्रदेश के
श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV C51 को लॉन्च किया गया है। PSLV C51 अमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इसरो ने एक बयान में बताया कि PSLV C51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इसरो के मुताबिक इस रॉकेट को चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। इस रॉकेट को 28 फरवरी को सुबह 10:24 पर लॉन्च किया गया है। इसकी उल्टी गिनती शनिवार सुबह 8:54 पर शुरू हो गई थी। अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक उसी कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया गया है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल S51 अमेजोनिया 1 इसरो की वन्यजीव इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वन्यजीव मिशन है। अमेजोनिया 1 4 साल तक डाटा भेजता रहेगा। इस उपग्रह की लॉन्चिंग के लिए ब्राजील से वैज्ञानिकों का एक दल भारत आया था। इसरो अध्यक्ष के सिवान ने कहा कि ये भारत और ब्राजील दोनों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि अमेजोनिया 1 को पूरी तरह से ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बनाया और विकसित किया था। इसरो के विज्ञान मंत्री इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बेहद गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इस लॉन्चिंग के लिए भारत से और कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती थी। अमेजोनिया 1 के बारे में बयान में बताया गया है कि यह उपग्रह अमेज़न क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजील के लिए विविध कृषि के विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को दूर तक संवेदनीय आंकड़े मुहैया कराएगा तथा मौजूदा ढांचे को भी मजबूत बनाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक ने शुक्रवार को कहा, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। एडीजी आनंद शर्मा ने बताया कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक है। उन्होंने कहा, दिल्ली में गुरुवार को तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। तापमान का यह रुझान आगे भी बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 1 और 2 मार्च को क्षेत्र में तापमान मामूली कमी आने की संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण अचानक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसके वापस आने के बाद गर्मी के प्रकोप से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस साल पश्चिमी विक्षोभ सिर्फ एक बार पड़ा है, जिसके कारण 3 से 4 फरवरी को बारिश हुई। इस वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत, पूर्वी भारत के आसपास गर्म हवाएं बिना रुकावट के लगातार पहुंची। यही वजह है कि 2006 के बाद ये पहली बार है जब 15 फरवरी से पहले अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर गया है। इससे गर्मी की तपिश बढ़ गई। तापमान की बात करें तो देश में फरवरी में ही गर्मी का एहसास करना शुरू कर दिया है। फरवरी में अब तक बीते 27 दिनों का औसतन न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य औसत तापमान से 3.8 डिग्री अधिक है। वही न्यूनतम तापमान भी अब रिकॉर्ड बनाने की ओर है। यह इतिहास में दूसरा सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड लगभग जा चुकी है। यहाँ गर्मी आ चुकी। मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था, जब दिल्ली में पारा 33.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान विभाग का अगले 7 दिनों का पुनः अनुमान बताता है कि 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके बाद भी गर्मी मौसम में खास बदलाव नहीं होगा। तापमान में महज 1-2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते मौसम विभाग ने कहा था गुरुवार तक पारा 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। 27 फरवरी के बाद से इसमें गिरावट होगी और यह 29 डिग्री तक जा सकता है। फरवरी के महीने में सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड 2006 में बना था। तब 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंत्री विश्वास सारंग शनिवार को जया रोग अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्हें एक व्यक्ति ने बताया, श्रीमान 4 दिन से जांच चल रही है, अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ। मरीज के सहयोगी की यह पीड़ा सुनकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले, अधीक्षक व विभाग अधीक्षक डॉक्टर पुनीत रस्तोगी साहब क्या मजाक बना रखा है। मरीज का 4 दिन में इलाज शुरू नहीं हो सका। कौन डॉक्टर है जिसने पर्ची पकड़ा दी? इस पर मरीज का नाम तक नहीं लिखा है। डीन साहब व्यवस्थाएं सुधारिए या ठीक नहीं है। निरीक्षण के दौरान कार्डियक विभाग से स्ट्रेचर पर
मुनिसिपलिटी मुरैना निवासी 81 वर्षीय वृद्धा और जमीन पर लेटे हुए मरीजों को देखकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे शहर छोड़ने से पहले 20 बेड यहाँ डल जाने चाहिए, एक भी मरीज जमीन पर नहीं दिखना चाहिए। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत रस्तोगी से कहा कि आप वार्ड बनाओ ताकि मरीज भर्ती हो सके। बाईपास सर्जरी के लिए प्रस्ताव भेजो। मेडिसिन वार्ड में एक मरीज ने बताया कि 2 दिन से उसे इलाज नहीं मिला, सीनियर डॉक्टर देखने नहीं आए। इस पर उन्होंने विभाग अध्यक्ष को नोटिस देने के निर्देश दिए। कार्डियक विभाग के बाहर अटेंडो से भी बातचीत की और वहां पर टूटी कुर्सी को ठीक कराने के लिए कहा। पत्थर वाली बिल्डिंग में गंदगी देख मंत्री ने हाइट्स कंपनी के मैनेजर को फटकार लगाई। वहीं जेएएच अधीक्षक से कहा कि यूडीएस का 1 महीने का भुगतान रोको या कंपनी को ही हटा दो। जेएएच में निरीक्षण से पहले मंत्री जीआर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों के साथ बैठक की। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी का संकट मंडराने लगा है। प्रतिदिन घटते मामलों की वजह से नागरिकों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद हालात एक बार फिर से खराब होने लगे हैं। जहां एक तरफ संक्रमण के मामलों में गिरावट हो रही थी, वहीं अब कुछ समय से लगातार संक्रमण के मामले 16,000 से ज्यादा आ रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 घंटों में कोरोना के 16,752 मामले सामने आए हैं। इसके बाद भारत में संक्रमण की संख्या लगभग 1,10,95,000 को पार कर गई है। वहीं 11,718 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से रिकवर होने वालों की संख्या लगभग 1,07,75,000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं 113 लोगों की मृत्यु के बाद इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 15,07,000 के पार चली गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,64,511 है। तो वहीं अब तक 1,83,12,66 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने संक्रमण की रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर काम बढ़ाने और 24 घंटे निगरानी रखने पर जोर दिया है। बैठक में महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब के सचिव भी मौजूद रहे। म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट का विरोध चारों ओर हो रहा है। विश्व समुदाय ने सैन्य शासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को तत्काल बहाल करने की मांग की है। 1 फरवरी को सेना द्वारा चुनाव में धांधली का आरोप लगाने के बाद देश में 1 साल के लिए आपातकालीन लागू कर दिया गया था। देश की नेता आंग सान सू की को सेना ने हिरासत में ले लिया था। तो वहीं राजनीतिक नेताओं को भी सेना ने हिरासत में लिया हुआ है, जिसके बाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग अपनी नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदर्शन को रोकने के लिए सैन्य सरकार ने देश में 2 बड़े शहर यंगून और मांडले में कर्फ्यू तक लगा दिया था। सैन्य शासन लागू करने पर दुनिया में तीखी आलोचना हो रही है। म्यांमार की राजदूत कव्य मोतुन ने कहा वह आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रतिनिधि हैं। उनकी पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से जनता के चुनाव के बाद सैन्य शासन को समाप्त करने के लिए सरकार बनाई थी, जिसके बाद उन्होंने सभी देशों से अपील करते हुए कहा कि वह सैन्य तख्तापलट की निंदा करे और इसे मान्यता देने से इंकार कर दें। कल हुए विरोध प्रदर्शन में मोनवेयर शहर में पुलिस ने फायरिंग करते हुए एक महिला को गोली मार दी। तो वहीं कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल भी हुए। भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने तख्तापलट के संबंध में कहा, म्यांमार में सभी पक्षों की प्राथमिकता लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने की होनी चाहिए। गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए।